सो हेलो क्लास 12th। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। एंड क्लास 12th में आप आ गए हो और आज आपका पहला लेक्चर ज्योग्राफी का है, जिसमें हम आपके फर्स्ट चैप्टर ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप को देखेंगे। ठीक है, जैसे आपने क्लास 11th में फिजिकल ज्योग्राफी जब आपने स्टार्ट की थी, तो उसका पहला चैप्टर आपको इंट्रोडक्शन देता है पूरे सब्जेक्ट का कि फिजिकल ज्योग्राफी क्या है और उसका स्कोप क्या है। ठीक है, तो उसी तरह आप क्लास 12th में आ गए हो, तो इसका जो ओवरव्यू है इसी चैप्टर में आपको मिलेगा कि ह्यूमन ज्योग्राफी होती क्या है। ठीक है, और इस चैप्टर का जो आपके क्लास 12 का सिलेबस है 2024 और 2025 का, उसका हमने ऑलरेडी चैनल पे डाल दिया है। आप देख लो वहाँ से जाके, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए आपके क्लास 12 की, वो भी हमने डाल दिया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और इसी बात में हम स्टार्ट करते हैं। पहली बात, आप ह्यूमन इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे आप देख लो। पहली बात, सबसे पहले हम देखेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी क्या होती है। ठीक है, उसके नेचर, और एंड में सबसे एंड में हम देखेंगे स्कोप, इसके स्कोप क्या क्या है। ठीक है, ये कौन कौन से सब्जेक्ट से रिलेट करती है। ठीक है, और तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। देखो, आपका जो आपको पता होगा कि हम ज्योग्राफी को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, वेट, ज्योग्राफी को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ज्योग्राफी को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक फिजिकल, एक ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, आपने फिजिकल क्लास 11th में पढ़ रखी है। ठीक है, अब ह्यूमन आप इसमें पढ़ोगे क्लास 12th में। तो आपको सब एक इम्पॉर्टेंट बात पता होगी कि जो हमारा अर्थ है, उस पर दो मेजर कंपोनेंट हैं। ठीक है, दो अर्थ पे दो मेजर कंपोनेंट होते हैं। एक होता है हमारा जो फिजिकल इन्वायरमेंट है। ठीक है, टू मेजर कंपोनेंट कंपोनेंट। एक होता है आपका फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है, स्पेलिंग पे ध्यान मत देना। ठीक है, फिजिकल वर्ल्ड। और दूसरा होता है ह्यूमन। ठीक है, ह्यूमन या फिर लाइफ, बोलो आप। ठीक है, लाइफ, जिसमें ह्यूमन लाइफ भी आती है, एनिमल लाइफ भी आती है, जितनी तरह की लाइफ होती है वो सब इसमें लाइफ आती है। ठीक है, ह्यूमन ज्योग्राफी में हम इन दोनों के रिलेशनशिप को डिस्कस करते हैं। ठीक है, जैसे आपको पता होगा कि ह्यूमन लाइफ जो होती है वो एक इंटीग्रेटेड पार्ट होती है हमारे फिजिकल ज्योग्राफी की। बिना हमारे ह्यूमन ज्योग्राफी और जैसे ह्यूमन और जो नेचर है हमारा, हम उन दोनों को सेपरेट नहीं पढ़ सकते। ठीक है, देखो, अब फिजिकल ज्योग्राफी क्या होती है। जो फिजिकल ज्योग्राफी होती है वो स्टडी करती है आपके फिजिकल फीचर्स को। जैसे इंडिया, पूरे वर्ल्ड में, पूरे अर्थ पे कहाँ पे सॉइल कैसा है, डिजर्ट क्यों है वहाँ पे, क्लाइमेट कैसा होगा उस रीजन का, ये सब हम डिस्कस करते हैं और आप पढ़ते हैं फिजिकल ज्योग्राफी में। अब ह्यूमन ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं कि जो फिजिकल फीचर्स की वजह से, जो फिजिकल फीचर्स हैं जो फिजिकल फीचर है उसकी वजह से जो डिफरेंसेस आते हैं रीजन में। ठीक है, जैसे कोई प्लेन एरिया है, वहाँ पे अच्छी खासी एग्रीकल्चर होगी, वहाँ पे अच्छा खासा पॉपुलेशन होगा कंपेयर टू अदर कोस्टल एरियाज और एनी अदर प्लेटूज एरिया और एनी माउंटेन एरिया, राइट। तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है, वो हम इसमें पढ़ते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी में। ठीक है, ह्यूमन ज्योग्राफी में हम जो हमारा सोशल इकोनॉमिकल डिफरेंसेस हैं हमारी सोसाइटी में, पूरे वर्ल्ड में कैसा है, पॉपुलेशन कहाँ पे ज़्यादा है, पॉपुलेशन कहाँ पे कम है, ये सब हम पूरे ह्यूमन ज्योग्राफी में देखते हैं। ठीक है, अब ह्यूमन ज्योग्राफी में जैसे कि मैंने बताया, ये स्टडी करता है रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल एंड ह्यूमन वर्ल्ड का। ठीक है, अब ये जो सब्जेक्ट है आपका ह्यूमन ज्योग्राफी, ये ड्यूअलिज्म मीन्स जहाँ पे एक किसी टॉपिक पे दो मत हो या दो बातें होती हैं एक टॉपिक पे। ठीक है, सब्जेक्ट टू डुअलिज्म है ये। अब डुअलिज्म क्या है बताता हूँ आपको। देखो, कुछ लोग बोलते हैं जो सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, इसको हम लॉ मैकिंग बोलते बना दें या फिर डिस्क्रिप्टिव बना दें या आइडियोग्राफिक बना दें। कुछ लोग बोलते हैं अप्रोच ऑफ स्टडी क्या होगी, रीजनल होगी या सिस्टमेटिक होगी। रीजनल मीन्स होगी जैसे हमारा एक मान ले कि हमारा उत्तर प्रदेश एरिया है।
ठीक है, उत्तर प्रदेश और बिहार का एरिया है, ठीक है। उसमें ऐसा रीजन हम सबसे पहले उसकी सब कुछ स्टडी कर लेंगे, ठीक है। जैसे ये उत्तर प्रदेश और बिहार का एरिया है, इसमें हम ऐसा होल पूरा रीजन स्टडी कर लें, या फिर दूसरे लोग बोलते हैं कि इसमें जैसे यहाँ पे एक रिवर बह रही है, गंगा रिवर, ठीक है। यहाँ पे एक गंगा रिवर बह रही है, गंगा रिवर बहती हुई जा रही है। यहाँ पे एक यमुना रिवर बहती हुई जा रही है। यहाँ पे प्लेटूज हैं, यहाँ पे काली मिट्टी है, यहाँ पे सफेद जलोढ़ मिट्टी या फिर लेटराइट सॉइल है यहाँ पे, ठीक है। ये जो सिस्टमैटिक स्टडी में लोग बोलते हैं कि हम लोग स्टडी बोलती है, सिस्टमैटिक अप्रोच बोलता है कि इन सबको इंडिविजुअली स्टडी करो। जैसे हमने गंगा रिवर को अलग स्टडी किया कि इसके क्या इंपॉर्टेंस है, इसके क्या क्या कंपोनेंट है, हमने इनको अलग स्टडी किया, इसको अलग स्टडी किया। ओरिजिनल अप्रोच में हम पूरा ऐसा होल डिस्कस करते हैं, पूरा ऐसा होल स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। समझ में आई बात? देखो, तो यहाँ से डुअलिज्म का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ ज्योग्राफी में, ठीक है। अब ऐसा सब्जेक्ट आ जाए, अगर ज्योग्राफी ऐसा सब्जेक्ट अगर इमर्ज हो जाए जो डुअलिज्म की बात करता हो, जहाँ पे दो मत हो, ठीक है, कि हर बात को लेकर दो मत हो, ये प्रैक्टिकल होगा या थ्योरेटिकल होगा, ठीक है, या फिर ये डिस्क्रिप्टिव होगा या आइडियोग्राफिक होगा, हम स्टडी कैसे करेंगे। तो इसलिए हमने इस बैटल को एंड करने के लिए ये बोल दिया कि ह्यूमन और नेचर आर इनसेपरेबल। हमको एक साथ ही पढ़ना पड़ेगा इन सबको, ठीक है। हम इन दोनों को अलग अलग करके नहीं पढ़ेंगे। जैसे हम नेचर को अलग पढ़ रहे हैं, ह्यूमन को अलग पढ़ रहे हैं, ह्यूमन सेटलमेंट को, तो ऐसा नहीं हो सकता। नेचर इम्पैक्ट करता है हमारे ह्यूमन को और ह्यूमन इम्पैक्ट करते हैं हमारे नेचर को। अब ये दोनों का रिलेशन जो है ना, इन दोनों का बहुत अच्छा रिलेशन है, और यही स्टडी करती है हमारी ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है। बात समझ में आ गई? अब कुछ सम फेमस डेफिनेशन हम देखते हैं। देखो, रेडजेल जो आपके सबसे फेमस ज्योग्राफर हैं, दो चार आपके ज्योग्राफर के नाम दिए हुए हैं आपकी बुक में, जिसमें से मैंने दो जो इंपॉर्टेंट है वो ले आया हूँ, ठीक है। ये इनका डेफिनेशन कोट करके आपसे पूछ सकता है कि ये किसकी डेफिनेशन थी, एक बार बुक में आप देख लेना, ठीक है। रेडजेल जो आपके ज्योग्राफर है, इन्होंने बोला था ह्यूमन ज्योग्राफी द सिंथेटिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटी एंड अर्थ सरफेस। आप इनके कीवर्ड पकड़ लो, ठीक है। इन्होंने बोला सिंथेटिक स्टडी होती है, ठीक है, सिंथेटिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन अर्थ ह्यूमन सोसाइटी एंड अर्थ सरफेस। इसी से याद कर लो कि सिंथेटिक स्टडी किसने बोला था? रेडजेल ने बोला था, ठीक है। अब दूसरे जो हमारे हैं एल.एन.सी. सैम्पल, ठीक है, इन्होंने बोला था ह्यूमन ज्योग्राफी इज स्टडी ऑफ द चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द अनरेस्टिंग मैन एंड अनस्टेबल अर्थ। अब इनके कीवर्ड पकड़ो आप, द चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन अनरेस्टिंग मैन एंड अनस्टेबल अर्थ। इन्होंने यही बोला था, सिंपल सी बात है, कि जो चेंजिंग रिलेशनशिप हमेशा चेंज होते रहते हैं। जैसे इंसान हमेशा कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी डेवलप करता रहता है, उस अच्छी टेक्नोलॉजी से हम नेचर को और ज़्यादा मॉडिफाई करते हैं। अर्थ भी खुद को हमेशा चेंज करती रहती है। तो इन दोनों के चेंजिंग रिलेशनशिप जो है उनको स्टडी करती है हमारी ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है। बात समझ में आ गई आपको? अब दूसरे साइड में देखते हैं हम आपका नेचर क्या है आपके ह्यूमन ज्योग्राफी का। देखो, जैसा कि हमने बताया कि ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडी द इंटर रिलेशन बिटवीन फिजिकल एंड सोशियो कल्चर इन्वायरमेंट क्रिएटेड बाय ह्यूमन थ्रू मल्टीपल इंटरेक्शन, ठीक है। देखो, अब जो हमारा इंटर ज्योग्राफी जो हम स्टडी करते हैं उसमें हम रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं फिजिकल वर्ल्ड के और सोशियो कल्चर इन्वायरमेंट के। अब सोशियो कल्चर इन्वायरमेंट कैसे बना? जैसे इंसान जब पहले आया तो ये सोशल कल्चरल इन्वायरमेंट कैसे बना? हमने ये बनाया मल्टीपल इंटरेक्शन के थ्रू नेचर से, ठीक है। हमने खुद को मॉडिफाई किया, हमने खुद को डेवलप किया, और हमारे इंटरेक्शन के थ्रू हमने नेचर को मॉडिफाई किया, अपने लायक बनाया कि जो हम रह पाए, ठीक है। जैसे आपने ये यहाँ पे एग्जांपल देखो, फिजिकल इन्वायरमेंट हैज बीन ग्रेटली मॉडिफाइड बाय ह्यूमन बीइंग। जैसे एलिमेंट है फिजिकल के, लैंड है, सॉइल है, क्लाइमेट है। अब हमने इसी का यूज करके हाउस, विलेज, रोड, सिटीज बनाए, ठीक है। हमने यहाँ पे डेवलप किया क्या? कल्चरल इन्वायरमेंट। अब ऐसा तो नहीं है कि हमने ये बाहर से डेवलप किया है। हाउस में अगर हमने कुछ यूज किया है तो वो सॉइल है, लैंड है, लैंड पे हमने बनाया है। तो हमने इंटरेक्शन के थ्रू, हमने फिजिकल जो हमारा फिजिकल वर्ल्ड है उससे हमने इंटरेक्ट किया टेक्नोलॉजीज के थ्रू, और वहां से हमने अपने जो हमारा सोशो कल्चर इन्वायरमेंट है वो डेवलप किया हमने, ठीक है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी इस चैप्टर का वो यहाँ पे है, और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं आपके, यहाँ से यहीं से क्वेश्चन आते हैं। इस पे आप मैं बोलता हूँ तो स्टार लगा लो, ठीक है। नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, बी माइंडफुल वाइल वॉचिंग दिस
टॉपिक, बिकॉज इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। इसमें हम दो चीजें हैं, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, ठीक, एंड ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। इन दोनों को हम अलग अलग पहले समझते हैं। ठीक है, क्या होता है? ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विद फिजिकल इन्वायरमेंट विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी टू प्रोड्यूस एंड क्रिएट। यहाँ पे समझ में आता होगा, जो मैंने पढ़ा लिखा है उससे ही समझ में आ जाएगा आपको। ह्यूमन है वो इंटरेक्ट कैसे करते हैं फिजिकल इन्वायरमेंट से, विद हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हम फिजिकल इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करेंगे मीन्स जो हमें बनाना है या फिर जो हमें कुछ प्रोड्यूस करना है, उस कैसे बनाएंगे? हमारे पास टेक्नोलॉजी होगी तभी तो हम नेचर से बनाएंगे। ठीक है, जैसे हमें खाना पहले बनाना बनाना होता था, तो हमने पहले खाना पकाना होता था, हमारे पास आग नहीं थी, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, आग हमारे पास प्रोड्यूस करने का हमारे पास तरीका नहीं था, तो हमने क्या किया? टेक्नोलॉजी पहले प्रोड्यूस की। टेक्नोलॉजी वही हो, उस टाइम के लिए यही टेक्नोलॉजी थी कि हमने पत्थर घिस के हमने आग बनाना स्टार्ट किया। ठीक है, हमने वहां से ये सीखा। अब उस टेक्नोलॉजी से हमने आग बनाई और आग से हमने अच्छे अच्छे खाने बनाने स्टार्ट किया, आग पे हमने अच्छे खाने पकाए और फिर खाए। ठीक है, टेक्नोलॉजी से हमने बनाया। ठीक है, अब देखो एक यहाँ पे लाइन लिखी है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट व्हाट ह्यूमन प्रोड्यूस एंड क्रिएट, बट इट इज इम्पॉर्टेंट विथ व्हाट द हेल्प हैव व्हाट टूल्स एंड टेक्निक डू दे प्रोड्यूस। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट नहीं कि ह्यूमन ने आग बना ली। ठीक है, ह्यूमन ने आग बनाई, ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। इंपॉर्टेंट ये है कि किस टूल और टेक्निक से इंसान ने आग बनाई। ठीक है, जैसा कि मैं एग्जांपल बताऊं, जो एंशिएंट टाइम था जब हमने आग जलाना स्टार्ट किया, हम किससे बनाते थे? पत्थर घिसते थे, आग निकलती थी। और आज हमारे पास लाइटर हैं, मैचस्टिक्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिनसे हम आग बना सकते हैं। तो अब टेक्नोलॉजी को देखो, पहले हम पत्थर घिसते थे, अब हमारे पास लाइटर है। ठीक है, तो हम ये नहीं, दो आग तो दोनों में बन रही है, लेकिन डिफरेंस क्या है? टेक्नोलॉजी का। अब टेक्नोलॉजी ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो होती है ना, वो डेवलपमेंट इंडिकेट करती है किसी भी सोसाइटी का। ठीक है, बिकॉज टेक्नोलॉजी इंडिकेट डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। पहले हम जो काम 10 घंटे में करते थे, आज आधे घंटे में करते हैं हम। डेवलपमेंट इंडिकेट करती है सोसाइटी क्या। ठीक है, टेक्नोलॉजी। देखो अब यहाँ पे हम सबसे इंपॉर्टेंट देखते हैं, जो जैसा कि मैंने बताया प्रिमिटिव सोसाइटी जो हमारे एंशिएंट टाइम की सोसाइटी थी। ठीक है, एंशिएंट सोसाइटी, द इंटरेक्शन बिटवीन प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटी एंड स्ट्रॉन्ग लॉ फोर्स वाज टर्म्ड एज इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। जब हम एंशिएंट टाइम में थे, तो जो हमारा इंटरेक्शन होता था ह्यूमन सोसाइटी और नेचर का, उसको हमने क्या टर्म दिया? इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म टर्म दिया। अब इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म ही क्यों टर्म दिया? ठीक है, ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, कि हमने इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म ही क्यों टर्म दिया? तो हमने ये टर्म इसलिए दिया क्योंकि उस टाइम पे जो नेचर था ना, वो डिटरमाइन करता था कि ह्यूमन क्या करेंगे। ठीक है, जैसे नेचर में अगर रात हो गई है तो ह्यूमन घर में रहेंगे, बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि उनके पास लाइट का कोई रिसोर्स नहीं था। ठीक है, इन्वायरमेंट डिटरमाइन एक्शन ऑफ अर्थ, लो टेक्नोलॉजी से, हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसलिए हमने इसको इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म बात किया। डिटरमाइन करना, इन्वायरमेंट डिटरमाइन करता है कि हम क्या करेंगे उस टाइम पे। ठीक है, अब देखो टाइम के साथ साथ विद द पीपल, टाइम के साथ साथ, ठीक है, विद द पासेज ऑफ टाइम ह्यूमन डेवलप बेटर टेक्नोलॉजी एंड मोर एफिशिएंट टेक्नोलॉजी। टाइम के साथ साथ लोगों ने जो फोर्स है नेचर का, उसको समझा और अच्छी टेक्नोलॉजी, बेटर टेक्नोलॉजी डेवलप की। ठीक है, अब क्या हुआ, जब हमारे पास अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई, हमारे पास अच्छे रिसोर्सेज आ गए, ठीक है, हम अपने अकॉर्डिंग नेचर को मॉडिफाई कर पाते थे, तो हमारे पास जो स्टेज ऑफ नेसेसिटी थी, पहले जो हम स्टेज ऑफ नेसेसिटी पे होते थे, हमने मूव कर दिया स्टेज ऑफ फ्रीडम की तरफ। ठीक है, स्टेज ऑफ नेसेसिटी, दो कीवर्ड्स हैं, आप आंसर में यूज करोगे आपके फुल नंबर मिलेंगे। ठीक है, स्टेज ऑफ नेसेसिटी मीन्स कि हम जो हमारे पास नेसेसरी जितनी जरूरत होती थी, हम उतना ही करते थे, उतना ही शिकार करते थे, उतना ही लेते थे। बट अब हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गई, हमारे पास और ग्रीडी हो गए पीपल। ठीक है, और हमने स्टेज ऑफ फ्रीडम में आ गए, हमारे पास फ्रीडम हो गई कि हम कितने शिकार करें, नेचर को कितना एक्सप्लॉइट करें। ठीक है, हमारे पास फ्रीडम आ गई। हमने टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमारे में अंदर ये डेवलपमेंट हुई कि हम स्टेज ऑफ नेसेसिटी से स्टेज ऑफ फ्रीडम पे आ गए। अब इसने जन्म दिया पॉसिबलिज्म को। ठीक है, अब पॉसिबलिज्म सेम यही है, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, ये हो गया नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन। ठीक है,
नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, क्योंकि इन्वायरमेंट डिटरमाइन करता था हम क्या करेंगे, ठीक है, ह्यूमन नेचर के अकॉर्डिंग थे। अब यहाँ पे क्या हुआ, पॉसिबिलिज्म में हमने ह्यूमनाइजेशन करना स्टार्ट कर दिया नेचर का, ठीक है, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। ठीक है, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर स्टार्ट कर दिया। क्यों स्टार्ट कर दिया, हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गई, ठीक है। नेचर प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी दैट ह्यूमन बीइंग मेक यूज ऑफ दीज एंड नेचर गेट ह्यूमनाइज्ड, ठीक है। नेचर ने हमें अपॉर्चुनिटीज दी, हमें अच्छे खासे रिवर दिए, हमें हमें अच्छे खासे फ्रूट्स दिए, हम उन सब हमने जूस बनाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। हमने नेचर को ह्यूमनाइज्ड कर दिया, ठीक है। समझ में आई बात। अब देखो, अब जहाँ पे दो बातें आ जाती हैं, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। एक पहले में हम बोलते हैं कि पहला जो टाइम था वो अच्छा था, दूसरा जो हम बोलते हैं कि आज का टाइम अच्छा है, जो हम नेचर को एक्सप्लॉइट करते हैं। अब इन दोनों के बीच में बहस छिड़ी, ठीक है, जो हम थर्ड में देखेंगे। थर्ड में इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म यानी नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन वर्सेस पॉसिबिलिज्म, मींस ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, ठीक है। अब इस बैटल को एंड करने के लिए एक ज्योग्राफर थे, ग्रिफ टेलर, ठीक है। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जो इन दोनों के बीच का आइडिया था, जिसको हम हिंदी में मध्यम मार्ग बोलते हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो पाथ था, उस आइडिया को इन्होंने डेवलप किया, इंट्रोड्यूस किया, और उस आइडिया को इन्होंने नाम दिया नियो डिटर्मिनिज्म और स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, this concept show that neither situation of absolute necessity or nor the situation of nor the condition of absolute freedom, मतलब ऐसा ना हो कि हमें इन्वायरमेंट ही हमें डिटरमाइन करता है कि इन्वायरमेंट में अगर रात हो गई और तो हम रात में कुछ काम नहीं कर सकते। अब जैसे किसी की तबीयत रात में खराब हो गई, इमरजेंसी में जाना है उसको, लाइट नहीं है हमारे पास, तो हम क्या, ऐसा ये तो अच्छा नहीं है, ठीक है। तो हमने ये बोला कि ऐसा भी ना हो कि बिल्कुल एकदम नेचर ही डिटरमाइन करने लगे, और ऐसा भी ना हो कि हम बिल्कुल नेचर को ही एक्सप्लॉइट करने लगे। दोनों के बीच का जो आइडिया है वो हमें अडॉप्ट करना चाहिए। इट मीन्स दैट ह्यूमन बीइंग कैन कॉन्कर नेचर बाय ओबेइंग इट, ठीक है। ओबेइंग इट मीन्स नेचर अगर चाहता है, पहले हम प्रूव, अगर नेचर में कुछ हम बदलाव करना चाहते हैं, जैसे कोई पहाड़ है, ठीक है, जैसे कोई पहाड़ है, हमें इसमें सुरंग बनानी है, ठीक है। तो हमें अगर पहले ही ये सोच लेना चाहिए कि अगर हम इसमें सुरंग बनाएंगे तो इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या होंगे, सब कुछ सोच के अगर नेचर अलाउ करता है हमें कि कोई नुकसान नहीं है, तो हमें नेचर को कॉन्कर करना चाहिए, ठीक है। समझ में आई बात। उम्मीद करता हूँ ये तो आपको दो जो टॉपिक, दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको समझा दूंगा। अब चौथा टॉपिक में आपको हम देखेंगे कुछ स्कूल्स ऑफ थॉट्स, ह्यूमन ज्योग्राफी एंड डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट। अब जैसा कि आपको पता होगा, ह्यूमन ज्योग्राफी में हम यही पढ़ते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी पॉपुलेशन पढ़ते हैं, सेटलमेंट पढ़ते हैं, इकोनॉमिक एंड सोशल जो चेंजेस होते हैं, जो डिफरेंसेस हैं सोसाइटी में, वो पढ़ते हैं, ठीक है। इसी से रिलेटेड कुछ स्कूल्स ऑफ थॉट्स, स्कूल्स ऑफ थॉट मतलब जो कुछ स्कूल वाले, स्कूल्स ऑफ थॉट मीन्स जो थिंकिंग, डिफरेंट थिंकिंग होती है, उसी को स्कूल ऑफ थॉट बोलते हैं। जैसे वेलफेयर और ह्यूमनिस्ट स्कूल ऑफ थॉट, इसको जो मानने वाले लोग हैं, जिनकी ऐसी विचारधारा है, ये लोग बोलते हैं कि ह्यूमन ज्योग्राफी जो मेनली कंसर्न होती है वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन सोशल एंड सोशल वेलबींग से होती है, ठीक है। ह्यूमन ज्योग्राफी में जो बेसिकली इंडिकेट हम वो कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, वो होता है एस्पेक्ट, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ, जैसे बेसिक नीड्स हमारी हैं, हाउसिंग हो गया, हेल्थ एंड एजुकेशन हो गया, ठीक है। दूसरा जो हमारा स्कूल है वो है रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट। अब रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट से आपको नाम ही समझ में आएगा, रेडिकल मीन्स जो एंशियंट टाइम में मानने वाले लोग होते हैं, ठीक है, एंशियंट ट्रेडिशन को मानने वाले लोग होते हैं, ठीक है। अब इन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो हमारे जो सोसाइटी में जो पॉवर्टी है, इसका पॉवर्टी इक्वेलिटी है, उसका मेन कारण ही कैपिटलिज्म है, ठीक है। जो थर्ड स्कूल ऑफ थॉट है हमारा बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट, ठीक है। ये लोग बात करते हैं कि जो हमारा सोसाइटी में जो रीजन, कास्ट के बेसिस पे, एथनिसिटी की बेसिस पे, रेस के बेसिस पे जो कैटेगराइज है हमारी सोसाइटी, उसको खत्म करना चाहिए, ठीक है। ये भी टॉपिक आपका खत्म हो चुका। अब हम आगे देखते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी थ्रू द कॉरिडोर ऑफ टाइम। ह्यूमन ज्योग्राफी हम इसमें देखेंगे कि ह्यूमन ज्योग्राफी टाइम के साथ साथ कैसे बदली, ठीक है। देखो, अर्ली कॉलोनियल पीरियड में, जो अर्ली कॉलोनियल पीरियड था हमारा, उसमें जो यूरोपियन पीपल थे, वो वहाँ यूरोप से निकल के पूरे वर्ल्ड को देख रहे थे, एक्सप्लोर कर रहे थे, ठीक है। और उसको डिस्क्राइब कर रहे थे, अपने पास अपने लोगों को बता रहे थे। लेटर कॉलोनियल पीरियड में क्या हुआ,
रीजनल एनालिसिस होने लगे कि जैसे इंडिया है, इंडिया के ऊपर चाइना है, इधर श्रीलंका है, इधर मालदीव है, ठीक है। तो रीजनल एनालिसिस होने लगा कि इंडिया में ये अच्छा मिलता है, चाइना में ये अच्छा मिलता है, श्रीलंका में ये है, मालदीव में ये है, ठीक है। 1930s के अराउंड एरियल डिफरेंशिएशन होने लगा। इंडिया के इस एरिया में ये अच्छा मिलता है, साउथ में ये अच्छा मिलता है, नॉर्थ में ये अच्छा मिलता है, ठीक है। देखो डिफरेंस देखते जाओ, हमने ह्यूमन ज्योग्राफी कैसे वो हो रही है, क्या बोलते हैं, डेवलप हो रही है या फिर इमर्ज हो रही है टाइम के साथ साथ, कैसे खुद को चेंज कर रही है, ठीक है। अब 1960 50s और 60s के अराउंड सबसे बड़ा चेंजेस आया जब हमने कंप्यूटर और जो स्टैटिक टूल्स थे इनको हमने यूज किया, फिर लॉ ऑफ फिजिक्स को हमने यूज किया, ठीक है, ह्यूमन फिनोमिना को एनालाइज करने के लिए, ठीक है। 1950 60s के अराउंड हमने कंप्यूटर का यूज करना स्टार्ट किया हमारे ह्यूमन ज्योग्राफी में। 1970s के अराउंड हमारे 3 स्कूल ऑफ थॉट डेवलप हुए कि हमें ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या कुछ बेसिक थिंकर जो थे वो डेवलप हुए हमारे 1970s के अराउंड। 1990s के अराउंड जो हमारी ज्योग्राफी थी, यूनिवर्सल यूनिवर्सल थ्योरीज जो हमारे क्वेश्चन के जो जैसे जो हमारे एंशियंट टाइम पे जो जियोग्राफर थे उन्होंने जो थ्योरीज दी थी, ठीक है, कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस और ह्यूमन कंडीशन ऐसा क्यों है, उन सारी कंडीशन को उन सारी थ्योरीज को क्वेश्चन करना स्टार्ट किया गया कि ऐसा क्यों, ऐसा ये गलत हो सकता है, ऐसा ये गलत है, ये गलत है, ठीक है। जो प्रीवियस स्कॉलर्स थे, जो प्रीवियस जियोग्राफर थे, उनको हमने क्वेश्चन करना स्टार्ट किया यहाँ पे, ठीक है। समझ में आई बात। अब हम आगे आपका एक जो लास्ट स्लाइड है वो देख लेते हैं एक बार, ठीक है। लास्ट स्लाइड में आपको यही जो सिंपल आपने क्लास 11th में पढ़ा था वही हम यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा। इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस 0.01% है, ठीक है, 0.01% है इसमें से क्वेश्चन आने के चांस। बट फिर भी आप एक बार देख लो, आपको ही नॉलेज होगी कि ज्योग्राफी अगर आप पढ़ रहे हो तो आपका नुकसान नहीं है, बहुत सारी सब्जेक्ट हैं जो इससे रिलेटेड हैं, ठीक है। सबसे जो पहला आपका दिया हुआ है उसमें फील्ड ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी है, ठीक है, जैसे सोशल ज्योग्राफी, अर्बन ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, ठीक है। यहाँ पे कौन से सब्जेक्ट से रिलेट करता है, अगर हम जैसे पॉलिटिकल ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो ये पॉलिटिकल साइंस से रिलेट कर सकता है, मिलिट्री साइंस से रिलेट कर सकता है। पॉपुलेशन ज्योग्राफी जैसे मैंने बताया कि हम पॉपुलेशन के बारे में ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, ये पूरा का पूरा डेमोग्राफी से रिलेट कर सकता है। सेटलमेंट पढ़ेंगे आपके सेकंड या थर्ड चैप्टर में, वो अर्बन एंड रूरल प्लानिंग से डील करते हैं। इकोनॉमिक ज्योग्राफी जैसा कि मैंने बताया कि सोशल इकोनॉमिकल डिफरेंसेस क्यों हैं ये हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी में, पूरा इकोनॉमिक से डील करता है, ठीक है। ऐसे ही आप थोड़ा सा अगर आपको इसमें इंटरेस्ट आ रहा हो तो आप इसको पढ़ लो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आया हो, और लेक्चर अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और प्लीज डू सब्सक्राइब एंड चेक द लिंक डिस्क्रिप्शन, चेक द लिंक इन डिस्क्रिप्शन फॉर फ्री नोट्स। हाँ, हम फ्री नोट्स आपको देते हैं और इसके हम 1 भी रुपये चार्ज नहीं करते। जो मैंने पीपीटी बनाया वो आपको फ्री में नोट्स मिलेंगे, ठीक है। टेलीग्राम का चैनल है, वहाँ पे जाओ, और हमें सोशल मीडिया हैंडल में फॉलो करना मत भूलना, ठीक है। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड जय हिंद।